बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कल की ही जो लेक्चर है उसकी कंटिन्यूएशन है। इसमें सबसे पहले तो जो आपको चीज दिखानी है वो ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए, जो मैं आपसे बात कर रही थी प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स के हवाले से, कल जब हम बात कर रहे थे, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये अगर आप नोट करें, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट। ठीक है जी, ये जो है ये प्यूरिन है, पायरिमिडीन है सॉरी, और ये जो स्ट्रक्चर है 9 कार्बन प्लेसेस के साथ, ये प्यूरिन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 एन्स मैंने आपको बताए थे, 3 एन यहाँ और 2 एन यहाँ पे, इसके टोटल 5 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच होते हैं, और जो पायरिमिडीन होता है उसमें 2 नाइट्रोजन अटैच होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि थायमीन, साइटोसिन और जो है यूरेसिल, ये 3 जो हैं वो पायरिमिडीन बेसिस हैं, जबकि आपके पास एडेनिन और गुआनिन जो है वो आपके पास जो है वो प्यूरिन बेस है। ये आप देख सकते हैं, दोनों जो प्यूरिन बेसिस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज है जो आपको इसके अंदर नजर आ रही है वो है राइबोस, ये राइबोस शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये राइबोस शुगर मौजूद है। कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की नंबरिंग्स होती हैं। एक नंबरिंग जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस के ऊपर हुई होती है, और दूसरी नंबरिंग जो है वो राइबोस शुगर के ऊपर हुई होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइम पोजीशंस मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल जो डीएनए की चेन होती है वो इस बॉन्डिंग के साथ होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि 3 प्राइम और 5 प्राइम के जो कार्बन हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है जी, अब यहाँ पे मोनोफॉस्फेट अटैच होता है जो चेन इलोंगेशन होती है, और डाइफॉस्फेट्स मतलब जो 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी कहते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ तक ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये समझ में आ गई। ये है बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, 3 प्राइम से 5 प्राइम पोजीशन का जो ये बॉन्ड कहलाता है। अच्छा, ये चीज हो गई। इसके बाद इसमें ही आपको एक और चीज जो दिखानी है, इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा कर लें, हाँ ये देखिए, ये इसकी इस तरह से मतलब अरेंजमेंट बनती है जो आपका जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसकी। अच्छा, इसके बाद बेसिकली आपको बाकी चीजें क्योंकि कल मैंने बता दी थी तो मजीद इसको हम डिस्कस नहीं करें। ये देखें, अब ये जो दूसरी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखिए, डीएनए की डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। यानी अगर एक साइड पे 3 प्राइम पोजीशन है तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम पोजीशन का होगा। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्रैंड नंबर 1, अगर इसको हम स्ट्रैंड नंबर 1 कहें थोड़ी देर के लिए, तो ये इसका 3 प्राइम एंड है, और जो स्ट्रैंड नंबर 2 है जो इसके साथ ही चल रहा है उसका 5 प्राइम एंड है। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का जो कंफर्म होता है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेसिस। ये जो लॉन्गिट्यूडनल चेन है, जैसे हमने बात की थी कि ये जा रही है राइबोस की जो बॉन्डिंग है उसकी बेस पर, और यहाँ पे ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है ये किससे हो रहा है, आपके नाइट्रोजिनस बेसिस से। अब जो बेस पेयर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि बेस पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो इस तरह से पेयरिंग जो एक्चुअल पेयरिंग है, अगर उस तरह से बेसिस की पेयरिंग नहीं होगी तो आपके म्यूटेशन का वर्ड इस्तेमाल होता है, यानी नॉर्मल से हट गया, एंड इट कैन लीड टू एनी काइंड ऑफ अ डिजीज प्रोसेस। यूजुअली आपने सुना होगा जीन म्यूटेशन का वर्ड। ठीक है जी, तो जेनेटिक म्यूटेशन होती है, उसके नतीजे में क्या होता है कि बहुत सारी जो फेमिलियल डिजीजेस होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो आ जाते हैं। बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आते हैं। बहुत सारी जो ब्लड डिसीजेस हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आ रही होती है।
तो ये जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपका जो ये जो बेसिस हैं ये सही से पेयर ना हो सके, क्योंकि अब आप ये देखो ए और टी आपस में पेयर कर रहे हैं, हर जगह आपको टी ए मिलेगा या ए टी मिलेगा, ए टी टी ए। कभी भी ए जो है वो सी के साथ, जी के साथ या यू के साथ, मतलब यू तो हो जाएगा बाद में आरएनए में बनता है, लेकिन ए जो है वो टी के साथ ही पेयर करेगा, सी और जी के साथ पेयर नहीं करेगा। इसी तरह सी जो है वो जी के साथ पेयर करेगा, कि ए या टी के साथ पेयर नहीं बना सकता। अगर इस किस्म की कोई म्यूटेशन होती है जो कि मिससेंस या नॉनसेंस म्यूटेशन कहलाती है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो आपके लिए मतलब डिजीज प्रोसेस जनरेट हो जाता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे बेस पेयरिंग के हवाले से, उस तरह से है कि जो साइटोसिन मॉलिक्यूल है उसको हमेशा गुआनोसिन मॉलिक्यूल के साथ ही पेयर करना होता है, और थायमीन मॉलिक्यूल को हमेशा जो है एडेनिन मॉलिक्यूल के साथ पेयर करना होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोट करें, ए के और टी के दरमियान में इज इक्वल टू की साइन है, ये इज इक्वल टू की साइन नहीं है, दो बॉन्ड्स हैं, ठीक है जी। डबल बॉन्ड होता है ए और टी के दरमियान में, सी और जी के दरमियान में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे जो चीज बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू अ डबल बॉन्ड। मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? हैंड रेज कीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होगा या डबल बॉन्ड मजबूत होगा। ऑब्वियसली बात है कि ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होगा। तो यूजुअली जब भी कोई ऐसी जगह आती है जहां पे डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलने की जरूरत होती है, ठीक है, तो यूजुअली जो जगह इस्तेमाल होती हैं वो एटी बॉन्ड्स हैं। अगर आपको याद हो, कल जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो जो स्टार्ट जीन के लिए जो मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो टाटा बॉक्स पे शुरू होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि एडेनिन और थायमीन, सॉरी यस, एडेनिन एंड थायमीन की बहुत सारे एक साथ मौजूद होते हैं, क्या कहना चाहिए, बेसिस, और वो जगह जो होती है वो टाटा बॉक्स कहलाती है, और वहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है। जाहिर सी बात है जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो डबल हेलिक्स को खुलना होगा, तो टाटा बॉक्स के ऊपर जाके अगर तो एंजाइम काम करेगा तो उसको कम एफर्ट लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर वो सीजी बॉन्ड्स की जो अगर एक पूरी चेन है उसके ऊपर जाके काम करेगा। तो इस वजह से यूजुअली जो जगह जहां पे एटी बहुत ज्यादा बेसिस होते हैं वो जगह एक्चुअली होती है जहां पे जाके जहां से जाके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो खुलते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ तक बात क्लियर है? हैंड रेज करके बता दीजिए मुझे। ओके जी, यहाँ पे देख लीजिए, यही मैं आपको दोबारा से ये जरा क्लियर कट है कि एटी की डबल बॉन्डिंग हुई हुई है और जीसी की ट्रिपल बॉन्डिंग हुई हुई है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो वैसे तो वीक बॉन्ड्स कहलाते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉन्ड्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो 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 स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो, हाँ, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। यहाँ पे देखें, अगर आप ये डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, यानी ये जो है ये मदर स्ट्रैंड्स हैं, जो पिंक कलर के हैं ये मदर स्ट्रैंड्स हैं, और अगर जो जो ग्रे कलर के जो नए बन रहे हैं ये डॉटर स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स हैं। अगर आप नोट करो तो यहाँ पे जो बॉन्ड पहला टूटा है वो एटी का बॉन्ड है। देख रहे हो आप? अप्रिशिएट कर सकते हो आप इस चीज को? रेज योर हैंड्स। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है कि कोई भी जगह जहां पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को टूटना होता है, यूजुअली जो मेजर टारगेट होता है जहां पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर टूट सकता है वो एटी बॉन्ड्स है। क्लियर है? कोई ये बात मजीद क्लियर हो गई? देखिए, ये जो है ये रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाता है। ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है और डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। दिस इज द प्रोसेस। हर वो जगह जहां पे एटी की जरा सी ज्यादा मौजूदगी होती है उस जगह पे एंजाइम काम करते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। एक साइड पर अगर एक साइड हो तो रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाता है, और दोनों साइड से अगर दूर से नजर आ रहा हो तो ये रेप्लिकेशन बबल कहलाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे
मल्टीपल जगहों पे डीएनए की जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो मल्टीपल जगहों पे एक साथ जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद जो है वो 30 मिनट्स लगते हैं एक स्ट्रैंड को रेप्लिकेट होने में। तो तमाम स्ट्रैंड्स क्योंकि एक साथ रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो टोटल मिला के जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है 30 मिनट्स का नहीं है, सॉरी 4 आवर्स का ये प्रोसेस है, जिसमें आपके जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट होके 46 डबल स्ट्रैंडेड डीएनएस बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर अच्छा ये तमाम चीजें याद रखिएगा, आपसे इस तरह की तमाम चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है जी, ये आपका जो है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इन्होंने फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, आपके जो काम की चीजें जो अब उसकी तरफ हम जा रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर था मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आपका जिस चीज को मुझे आपको बताना है दैट इज योर ये वो स्ट्रक्चर है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं आरएनए में। एक चीज जो यहाँ पे आप देख लो, ये चीज ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे। आरएनए के अंदर जो डिफरेंस है डीएनए के मुकाबले में, वो अगर आप देखें तो जहां जहां जी है वहां पे सी आ जाएगा, ऑब्वियसली जहां पे सी है वहां पे जी आ जाएगा, और जो है इस तरह से ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जहां पर ए होगा वहां पे टी जो है वो यू से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, यानी थायमीन की जगह यूरेसिल ले लेता है। आरएनए और डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थायमीन एंड यूरेसिल है। ठीक है जी, तो थायमीन और यूरेसिल अगर मौजूद हैं, मतलब यूरेसिल मौजूद है तो इसका मतलब है कि आरएनए होगा, और अगर थायमीन मौजूद है तो इसका मतलब है कि डीएनए होगा। ठीक है जी, इसके बाद फिर आपके पास जो है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमने करना है वो नेक्स्ट जो प्रोसेस, हाँ यहाँ पे एक चीज ये देख लें, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जो मैं बात कर रही थी आपसे, वो क्या है कि जी जैसे हमने प्री आरएनए बन गया, कल हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक और प्रीव्यू दे रही हूँ कि ये देखिए, अगर तो ये बना राइबोसोमल आरएनए नहीं, अच्छा राइबोसोमल आरएनए जीन ने पॉलीमरेज एंजाइम दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो भी जहां जहां के भी जो इंट्रॉन्स थे वो सारे सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद जो है प्री आरएनए जो है वो चेंज हो जाता है इनटू आरएनए। अच्छा, ये चीज जो है वो राइबोसोमल आरएनए के साथ भी होती है और फिर मैसेंजर आरएनए के साथ भी होती है। अच्छा, ये जो है ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेसिकली, आगे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये है आपका ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है कि ये जो है अमाइनो एसिड्स, जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये इनको ट्रांसफर करता है टू द ग्रोइंग प्रोटीन चेन। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए अगेन वही वाला तरीका कि जी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कैसे होती है, कि ये जो है आपका प्री ट्रांसफर आरएनए है, जो कि बाद में इसमें से जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट की जो अनवांटेड एरियाज होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, और आपके पास स्पेसिफिक ये स्ट्रक्चर जो रह जाता है ये मैच्योरिटी आरएनए का है। हर जो अमाइनो एसिड है आपका, जो हमारे पास कितने अमाइनो एसिड हैं जिनसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। तो वो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनके स्पेसिफाइड ट्रांसफर आरएनएस जो हैं वो उनके जो स्पेसिफाइड ट्रांसफर आरएनएस होते हैं वो बेसिकली जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगेन मुझे आप लोग एक मिनट ठहरिए। यहाँ से फिर हम दोबारा से रिज्यूम करते हैं। तो ये मैच्योर ट्रांसफर आरएनए की समझ में आ गई है आपको। आगे इसको किस तरह से ये वर्किंग करता है ये मैं भी आपको अगला ही जो टॉपिक है वो हम यही डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली आज जो प्रोसेस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं।
प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होती है कि जी डीएनए के जो मॉलिक्यूल होता है, जो स्पेसिफिक जीन है, उस जीन से जो है आपको मैसेंजर आरएनए मिलता है, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए उसके साथ हेल्प करा रहे होते हैं, और जो है जो प्रोटीन कोडिंग के लिए जो रीजन होता है वो मैसेंजर आरएनए पे होता है, और इस वजह से मैसेंजर आरएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब क्या है कि पहले से एक जगह बनी हुई है, उसी के मुताबिक, उसी के डिजाइन के मुताबिक आपको दूसरा काम करना है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ जेनेटिक कोड। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। जेनेटिक कोड जो है उसकी एक पूरी डिक्शनरी है। इस तरह से होता है कि आपके पास जो ट्रिपलेट बेसिस का कोड होता है वो, एक मिनट, मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर करूंगी, फिर मैं आपको, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। अच्छा जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर से सुनिएगा और अगर समझना है तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ये देखिए, यूजुअली अगर फॉर एग्जांपल ये एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड है तो उसके ऊपर आपके पास एक बेस का सीक्वेंस है कि ए है, फिर यू है, फिर जी है, सी सी जी यू ए यू यू जी सी ए। से फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास कोड्स का सीक्वेंस है। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस है इसको रीड करना है आप। ठीक है जी, तो आप इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड किया जाता है 3 बेसिस को एक साथ मिला के रीड करते हैं। ठीक है जी, तो हम अगर इसको रीड करना शुरू करेंगे तो आपके पास जो पहला कोड बनेगा वो AUG का बनेगा, दूसरा CCG का बनेगा, तीसरा UAA, चौथा AUU और पांचवा GCA। यहां तक ये बात क्लियर हुई? हैंड रेज कीजिए। रीडिंग किस तरह करनी है बेसिस की? ऑन द मैसेंजर आरएनए इज 3 bases are counted as 1 molecule and this 3 molecules are known as codons। ठीक है जी, इसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। which is a triplet code। ठीक है, इट इज अ ट्रिपलेट कोड, यानी जो ट्रिपलेट से मुराद क्या है? 3 बेसिस का कोड होता है which helps the amino acid to enter the growing protein chain। ठीक है जी। अच्छा अब ये कोड्स तो हो गए, अब इनके साथ होता क्या है कि इनके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो काम करता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड्स लाने का काम करता है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि जैसे AUG है तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर इसका एंटी कोडॉन मौजूद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटी कोडॉन। ये कहां पे मौजूद होगा? ये ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर पे मौजूद होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर AUG है तो इसका उल्टा क्या बनेगा? UAC। AUG का जो एंटी कोडॉन होगा वो क्या हो जाएगा? UAC। इसी तरह से CCG का क्या हो जाएगा? GGC। UAA AUU। AUU है तो इसका क्या हो जाएगा? UAA। और इसके बाद ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? CGU। ठीक है जी, अब ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये कहाँ पे किसके सरफेस पे मौजूद होंगे? ट्रांसफर आरएनए के सरफेस पे मौजूद होंगे और ये कहलाते हैं एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स फॉर द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट। यहां तक बात क्लियर है? हैंड रेज कीजिए। थैंक यू। अब मैंने ये बोला, पहला सवाल तो ये दिमाग में आना चाहिए कि जो ये कोडॉन्स की बात हो रही है, ये इतनी सारी जो,
तो इनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि AUG के ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड लगना है? ऐसा ही होगा, दिमाग में आएगी ना ये बात। तो इसके लिए हमारे पास एक अदद डिक्शनरी है जिससे आप इसको डीकोड करते हैं। ठीक है जी, अब ये है जी आपके पास जेनेटिक कोड की डिक्शनरी, ठीक है, या इसको हम जेनेटिक कोड का टेबल भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में मूव करते हैं रीड करने को, कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम की पोजीशन में रीडिंग नहीं की जाती। ये बात तो आप कहीं पे लिख के रख लें कि कोडॉन्स मतलब जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पोजीशन की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कोडॉन्स पढ़ने वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की पोजीशन में पढ़ने। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो डिक्शनरी बनाई गई है इसको आप थोड़ा सा पहले समझ लें। सबसे पहले आपको 5 प्राइम बेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। ये जो 5 प्राइम बेस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नजर आ रहा है जिसमें U है, C है, A है और G है, दिस इज द फर्स्ट कोड, ठीक है जी, मतलब फर्स्ट बेस। उसके बाद अगर आप ये देखें जो मिडिल बेस लेना है वो आपको इस टेबल में से लेना है, ठीक है जी। और थर्ड जो है आपके पास 3 प्राइम बेस है, ठीक है, और इससे आपको जो लेना है लास्ट वाला बेस उठाना है। अगर आप लोग एक काम ये करो कि अपने मोबाइल लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, काइंडली डू दिस, और फिर मुझे बताइए, हैंड रेस करके बताइए कि आपने कर लिया ये काम। ठीक है जी, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं स्क्रीन को चेंज कर रही हूं अब दोबारा से, एंड वी आर गोइंग बैक टू दिस पोजीशन, ठीक है जी। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, काइंडली समबडी हेल्प, अगर किसी ने अगर जेनेटिक कोड का टेबल नहीं अभी तक उसकी पिक्चर ली है तो आप काइंडली व्हाट्सएप पे शेयर कर दो ताकि हर एक के पास ये जो पिक्चर है ये आ जाए। सीआर, ठीक है, तो ताकि हम अब जो काम कर रहे हैं वो आपको उसके बगैर, इस पिक्चर के बगैर समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इसको डीकोड करेंगे कि ये जो मैंने एक सीक्वेंस बनाया था इस पे कौन कौन से अमीनो एसिड्स लगने वाले, ठीक है जी। टेबल खोलो अपना। अच्छा जी, अब टेबल खोलने के बाद जो हमारे पास जो पहला जो हमारे पास जो पहला सीक्वेंस है, हमारे पास जो पहला सीक्वेंस है वो है AUG। AUG के लिए अब आप इस टेबल को खोलो, इसमें जो फर्स्ट 5 प्राइम वाला बेस है वो A उठाएंगे आप, जिसका मतलब है थर्ड बड़ी रो आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। इसके बाद मिडिल बेस आपने उठाना है U, फर्स्ट A U ऊपर आ गया आपके पास, ठीक है जी। U पहला ही है कॉलम, अब देखो अगर आप जो मिडिल बेस का जो पहला कॉलम है वो U का कॉलम है। A U उठाने के बाद आपने लेना है G, थर्ड बेस। ए के रो में जो G मौजूद है अगर आप उसको उठाते हैं तो अब आपके पास जो इधर जो अमाइनो एसिड बन रहा है इस लाइन में A, मिडिल का U और एंड का G मिलाएं तो इसमें कौन सा अमाइनो एसिड आ रहा है, मीथियोनिन, MET। ये बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। मिस एक दफा फिर समझा दें। अच्छा, इस आपके पास अपना टेबल तो खुला हुआ है ना? यस मैम। ठीक है, अब दोबारा देखें, पहला जो कॉलम है जो कि 5 प्राइम बेस जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसको देखिए अब, ठीक है। 5 प्राइम बेस को अगर हम देखते हैं, या एक काम करते हैं, मैं ये बड़े वाले स्क्रीन पे इसको शेयर करती हूँ, पहले ये चीज मैं समझा दूं। माइक्स बंद करें प्लीज। मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, दोबारा से समझ लें। देखें,
पहला जो बेस है आपका वो है 5 प्राइम बेस। 5 प्राइम बेस, यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये 5 प्राइम बेस है। इस 5 प्राइम बेस का ये कॉलम जो है, ये फर्स्ट कॉलम जो है, ये U, C, A और G जो लिखा हुआ है, ये 5 प्राइम बेस है। ये पहला बेस उठाना है आपने। यहां तक बात क्लियर हो गई? हैंड रेस करें। ठीक है। अब जो सेकंड जो मिडिल बेस उठाना है आपने, वो आपने उठाना है इन 4 कॉलम्स में से। या तो U लेंगे या C लेंगे या A होगा या G होगा, वट एवर जो अभी आपके पास सीक्वेंस आपने डिकोड करना है उसके हवाले से बात हो रही है। ठीक है, तो U, C, A और G, इनमें से कोई एक उठाएंगे आप। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि हमारे पास कौन सा सीक्वेंस था, A, U और G। A तो यहां से आपने ले लिया फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, U आपका ये पहला कॉलम बन रहा है, तो पहला कॉलम बन रहा है U का। तो अब यहां तक करके आपने छोड़ दिया कि आपने इसी कॉलम में देखना है। अब आपको जाना है थर्ड 3 प्राइम बेस के लिए। ठीक है, 3 प्राइम बेस के लिए आपके पास अगेन आप किसको सीक्वेंस में देखोगे? A को देखोगे, क्योंकि आपका पहला कोडॉन पहला जो बेस था वो A था। A वाली जो रो है, ये जो पूरी रो है A वाली, अब आप इसको देखेंगे। जब आप इस रो को देखेंगे तो इसमें आपको चाहिए G ये रहा आखिरी में। ठीक है, तो अब अगर आपको AUG चाहिए तो क्या हो गया? AUG। ठीक है, तो इसमें कहां पे कौन सा वर्ड आ रहा है? अगर आप वापस यहां आके देखें तो ये वाला वर्ड आ रहा है, जो कि MET लिखा हुआ है। इस वर्ड को हम कहते हैं मीथियोनीन। अब बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए, सब बताइए, जितने लोग मौजूद हैं ये बात सब बताएं। अब यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है, तो हम अगर वापस से अपने उस जो पेज के ऊपर जाएं जहां पे हम ये काम कर रहे थे, तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने मीथियोनीन क्यों लिखा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब मुझे जो है CCG ढूंढकर बताएं कि कौन सा बेस आएगा, इसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड आएगा। CCG, CCG। LEU। कहा? CCG, 5 प्राइम का C, मिडिल बेस का C और 3 प्राइम का G। क्या आ रहा है इधर? ये सबने ल्यू लिखा है, ल्यूसीन तो नहीं है बेटा इसमें। अगर आप दोबारा से गौर करो, देखो प्रोलीन एग्जैक्टली, ये मारिया बिल्कुल सही बताया आपने। PRO देखो, अगर आप C 5 प्राइम बेस का C, मिडिल बेस का C और 3 प्राइम बेस का G, क्या बन रहा है? PRO नहीं आ रहा? हैंड रेस करें, PRO आ रहा है कि नहीं आ रहा? खाली मरियम जमाल, यस। और लोगों ने मिला सबको PRO? ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास PRO, दिस इज प्रोलीन। तो आपका जो सेकेंड अमाइनो एसिड लगा है इस चेन में, इस प्रोटीन चेन में, वो कौन सा लगा है? PRO। अच्छा, अब तीसरा जरा ढूंढे, UAA। 5 प्राइम बेस का U, मिडिल बेस का A, 3 प्राइम बेस का A। किसी को मिला? यस, स्टॉप, बिल्कुल ठीक है। आपके पास सीक्वेंस क्या आ रहा है? स्टॉप का सीक्वेंस आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अब समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी प्रोटीन चेन इलोंगेशन अगर ये आ रही है तो ये स्टॉप हो गया। अब अगर तो ये बाय द एंड ऑफ द चेन स्टॉप हुआ है तो ये तो सही बात है, लेकिन अगर बीच में, जैसे हमारे पास आगे सीक्वेंस मौजूद थे, ये बीच में ही स्टॉप हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी म्यूटेशन हो गई? नॉन सेंस म्यूटेशन।
ठीक है जी। इसके अंदर आपके प्रोटीन्स की जो है वो क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, उसकी लेंथ भी खराब हो जाएगा, उसका सीक्वेंस भी खराब हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोडॉन्स सिलेक्ट करने आ गए आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं इस टाइम पे, अगर कोई सवाल है। अच्छा, कोई चैट पे किसी ने कुछ लिखा है, मिस वी हैव टू लर्न द टेबल। नो, यू डोंट हैव टू लर्न द टेबल, इसलिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पता होना चाहिए। अगर इन केस एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाता है, हालांकि ये नहीं पूछा जा रहा होता, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप उसमें से जो है वो सिलेक्ट कर सकें, कि कोई किसी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इसको जो है वो याद कर सकें। और मतलब ये जो है वो तो मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है कि जो ट्रांसफर आरएनए को अपने अपने सीक्वेंस मालूम होते हैं और उस पर जाके अटैच हो जाते हैं, और वो एग्जैक्टली वही होते हैं जो लगने होते हैं। लेकिन बेसिकली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इस पूरे टेबल को आप लोग याद करो, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, एक और चैट में कोई क्वेश्चन आया है, मैम स्टॉप कोडॉन्स 3 होते हैं? जी बिल्कुल, आपके पास ये देख लो आप टेबल खोल के, मैं इसको आपको बता देती हूँ। अगर आप इस बुक में देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 स्टॉप कोडॉन्स आ रहे हैं। जरा मुझे जल्दी से उनके सीक्वेंस बताएं देख के, कौन कौन से स्टॉप कोडॉन्स हैं। जल्दी से मैसेज के ऊपर, चैट के ऊपर लिख के दीजिए मुझे। स्टॉप कोडॉन्स जल्दी से सिलेक्ट कीजिए, कौन कौन से हैं, और मुझे उनके मतलब वो बताइए, सीक्वेंस बताइए। मैम AUU फर्स्ट AU वाला है, AUU, UAA है बेटा, AUU तो नहीं है। AU और U तो आइसोल्यूसिन है, यहाँ पे ये आ रहा है सीक्वेंस। स्टॉप कोडॉन्स के लिए मैसेज आया है, मैं देख लेती हूँ। UAA ठीक है, दूसरा है UAG, बिल्कुल ठीक है, और तीसरा है UAG, दोबारा UGA है, आपने गलत, हाँ एग्जैक्टली, UGA, UAG और UAA स्टॉप कोडॉन्स हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सीक्वेंस। अब मैं आपसे एक छोटी